बोले भारत माता की। मैं तो बहुत उम्मीद से आपके बीच में आया हूं और ये उम्मीद करता हूं कि दोनों हाथ उठा के पूरे जोश से एक बार भारत माता की जयकार लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज कार्यक्रम शुरू करने से पहले महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है जो अग्रवाल समाज द्वारा मनाई जा रही है। मैं उसके लिए भी मैं नमन करता हूं और मैं सबसे पहले मंच पे विराजमान मेरे भाई श्री संजय सिंह जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा, हमारे बड़े श्री महेंद्र सिंह तंवर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय महासभा, श्री सूरजपाल सिंह अम्मू जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना, श्री अशोक तंवर जी, हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा, श्री छगन सिंह राठौर जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय महासभा हरियाणा, श्री रीमा दीपक चौहान जी, डिप्टी मेयर मानेसर हैं, रवि चौहान जी, प्रसिद्ध उद्योगपति श्री कुलदीप चौहान जी, पार्षद श्री शेर सिंह चौहान जी, मनोनीत पार्षद राज सिंह जी, जिला अध्यक्ष गुरुग्राम एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री रीना एन सिंह जी, जो अधिवक्ता हैं, बहन जी मुझसे बहुत अच्छा वक्ता है, अभी बहुत से पहले उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही, मनबीर चौहान जी, शीशपाल चौहान जी, श्री एपी सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के और बहुत ही अच्छे वक्ता अभिवक्ता भी हैं, गुरदीप राणा जी, युवा नेता और युवा प्रतिभा से भरे हुए, और किसी का भी अगर नाम रह गया होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं अपनी बात आपके समक्ष जरूर रखना चाहता हूं क्योंकि सबसे पहले आप सबों का, बड़े बुजुर्गों का, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर आज यहाँ बुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया हर्ष और उल्लास से, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, मेरे बड़े बुजुर्ग भी हैं, उसमें भाई भी हैं, साथी भी हैं। मैं 3-4 बातें आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। ये बात सही है कि गरीब आदमी की कोई जाति नहीं होती, उसकी परिस्थिति होती है, व्यवस्था होती है, हालात होते हैं और उनके हालात वैसे ही होते हैं, चाहे किसी भी समाज से आए, किसी भी समुदाय से आए, उनकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं। और इसीलिए ईडब्ल्यूएस के अंदर जब ये फैसला हुआ, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं ईपीबीजी से हुई थी, हरियाणा से, जहां पंडित विनोद शर्मा जी ने ये लड़ाई लड़ने का काम किया ताकि जो बच्चे वंचित रह जाते हैं अपने हक से, उनको अपना हक मिल सके। और उसके तहत हरियाणा में लगभग 18,000 नौकरियां मिली आने वाले समय में बच्चों को, बिना किसी भेदभाव के, सिर्फ मेरिट के आधार पर। लेकिन आज की बात करना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं। हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन आज हम दुनिया का सबसे युवा देश हैं, जहां 65% आबादी देश की 35 साल से कम उम्र की है, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा युवा हिस्सा भारत में है आज। और जितने युवा बच्चे उसके अंदर आते हैं, उन सबों को रोजगार का अधिकार है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, उसी तरीके से लेकिन हर बच्चे को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। ये उनका मौलिक अधिकार है। सरकारें अपना काम करती हैं, करती रही हैं, कर रही हैं और आगे भी करेंगी, लेकिन समाज के नाते, छत्तीस बिरादरी के नाते हम अपनी युवा पीढ़ी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या प्रयास कर सकते हैं, हमें ये सोचना चाहिए। मैंने एक ऐसी छोटी सी कोशिश शुरू करने का काम किया है। मैंने एक ज्ञान गंगा केंद्र के नाम से एक नई प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करने का काम किया है। और इसकी धारणा कहां से आई, चेतना कहां से आई, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं
अलग अलग ब्राह्मण धर्मशालाओं में कार्यक्रम के लिए कहीं ना किसी वजह से जाता था या किसी मंदिर के परिसर में जाता था, तो मैंने देखा कि लोगों ने, समाज ने अपने पैसे लगाकर जो गरीब लोग हैं उनकी सुविधा के लिए धार्मिक ये संस्थाएं बनाते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, ताकि बच्चियों की शादी हो सके, बच्चों की शादी हो सके, जो लोग आते हैं बाहर से उनकी रहने की व्यवस्था हो सके, समाज को वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है एजुकेशन, उसके लिए हमारे वहां पर वैसी सोच नहीं है। तो मैंने सारी धर्मशालाओं से निवेदन किया कि जो भी चाहता है वे अपना एक कमरा हमें दें, और हम वहां पर ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनमें ललक है पढ़ाई की, क्षमता है, प्रतिभा है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है या किसी तरीके से अभाव है, उन लोगों के लिए परिस्थिति बनाने का काम किया है, ताकि वो यूपीएससी हो, एचसीएससी हो, जीई हो, कैट हो, एनक्लैट हो, कोई भी ऐसे एग्जाम, बल्कि इतना ही नहीं, सिर्फ इनकी कोचिंग के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले टाइम में तो हमने व्यवस्था एआई कोचिंग सेंटर्स की बनाई है, जहां पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सिखाई जा सके हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे सिर्फ नौकरी नहीं मांगेंगे, नौकरी देने वाले भी बनेंगे, व्यवसाय देने वाले भी बनेंगे। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और आज हमारे देश के अंदर लगभग 2 लाख स्टार्टअप्स आ चुके हैं। और मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि दुनिया एक दिशा और दशा में जा रही है, हमें भी उनके साथ आगे कदम से कदम मिला के चढ़ना पड़ेगा, ताकि हमारे बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को आने वाले समय में ऐसा भविष्य मिल सके, ऐसे मौके मिल सके कि वह भी आने वाले समय में एक स्टार्टअप के बिलियनियर बनके दुनिया में अपने गांव, खेड़े, देहात और जिले का नाम ऊंचा कर सके। ये संभव है आज के भारत के अंदर, क्योंकि आज की भारत की परिभाषा बदल चुकी है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुझे राजनीति में आए 3 साल हुए हैं, और राजनीति में 36 बिरादरी का और सामाजिक समरसता का अगर कोई सबसे अच्छा उदाहरण है तो मेरा राज्यसभा का चुनाव है। मुझसे पहले महेंद्र तंवर जी ने, हमारे बड़े हैं, उन्होंने एक बात कही, बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। उनका स्नेह और आशीर्वाद मिलता है और हमेशा प्यार भी मिलता है जब भी उनसे मिलने का मौका मिला। ये बात सच है कि उन्होंने कभी किसी राजनीतिक मंच पे नहीं आए, लेकिन मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे चुनाव में उन्होंने आके मेरी पूरी मदद की थी, मेरे माताजी के चुनाव में भी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये सिर्फ बात यहां तक सीमित नहीं है कि उन्होंने मेरे जवाब में मदद की, ये भावना की बात है। हक तो संजय भाई का भी उतना बनता है, इन्होंने भी मुझे वोट दिए मेरे चुनाव में, तो उनका भी उतना हक बनता है। तो कहने का मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम सामाजिक तौर पर क्या काम कर सकते हैं, हम युवा पीढ़ी के लिए क्या काम कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या काम कर सकते हैं, हमें इस पे भी ध्यान करना चाहिए। रही बात, तो एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे सबका प्रयास ये होना चाहिए कि कैसे हम सनातन को सशक्त कर सकते, कैसे हम सनातन को और मजबूत बना सके। ये दायित्व हम सबका है, हम सबका है, 36 की 36 बिरादरी का। इसलिए भी है क्योंकि जब इतिहास लिखा जाता है, और इतिहास की कई बातें हुई आज मंच से, मैं सहमत हूं, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, जो जीतता है वो इतिहास लिखता है। और 1947 में हम जीते हैं, और उसके बाद इतिहास हम लिखेंगे। जो इतिहास गलत लिखा गया है उसको सही करने का भी काम करेंगे। ये परिभाषा है आज के भारत की, ये सोच है हमारे युवा पीढ़ी की, और ये सोच है हमारे भारत के नेतृत्व की। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं जानता हूं ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूं कि ये गुलामी की मानसिकता से छूट दिलाने वाले जो व्यक्ति हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने हमारे को संज्ञा दी जब कहा कि गुलामी की मानसिकता से हमें आजादी प्राप्त करनी है। जो प्रतीक है गुलामी की मानसिकता के, ये जो आज भी प्रतीक भारत के अंदर हैं, उनसे हमें आजादी प्राप्त करनी जरूरी है।
मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, सिर्फ इतना सा ही बोलना चाहता हूं। सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कहते हैं, लोग कुछ कोई कहता है करता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं विनोद शर्मा जी का बेटा हूं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलता हूं और उन्हीं के दिखाए हुए जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन का अनुसरण किया, कोशिश करता हूं कि उसी तरह से मैं भी अपना जीवन बिता सकूं। और उन्होंने कहा कम है, किया ज्यादा है। मैं भी आपसे वादा करके जाता हूं, जब भी कोई समाज की बात आएगी, मैं किसी काम आ सकूं तो आप मुझे तत्पर पाएंगे। एक बात जरूर कहूंगा कि ऐसा समय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तरीके से भारत के ऊपर आ रहा है, जहां भारत की एक अलग संज्ञा है। आज भारत को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, लगभग 8-9 साल बाहर रहा हूं भारत से पढ़ाई के लिए। और जब मैं 1999 में भारत से बाहर गया था पढ़ने के लिए, तब मुझे याद है कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, कहीं से भी कोई आए तो उसको एक ही संज्ञा दी जाती थी, एक ही नजर से दुनिया में देखा जाता था। आज जब अपना नीला पासपोर्ट लेके जाते हैं भारतीय नागरिक के तौर पर, तो भारतीयों को अलग अलग संज्ञा से देखा जाता है, अलग नजर से, अलग इज्जत से देखा जाता है। ये इसलिए है, मैं इसलिए मानता हूं इस बात को, और मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो सपना और संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना है, ये सपना सिर्फ प्रधानमंत्री का सपना नहीं है, ये हर एक भारतवासी का सपना होना चाहिए। आपका, मेरा, हमारे बच्चों का सपना होना चाहिए कि 2047 तक भारत एक विकसित देश के तौर पर स्थापित होएगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हर एक बच्चे को रोजगार मिलेगा, हर एक बच्चे को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगी, हर बच्चे को, हर व्यक्ति को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगी। ये एक विकसित देश की परिभाषा है, और इस विकसित देश की परिभाषा के लिए हम सबको योगदान देना पड़ेगा। पूरे क्षत्रिय समाज ने भारत की आजादी से लेकर भारत के नवनिर्माण में एक बहुत अहम भूमिका निभाने का काम किया है। हमेशा आगे बढ़ चढ़ के भारत के योद्धाओं के तौर पर भारत के लिए लड़ने का काम किया है, चाहे वो दुश्मन से लोहा लेने की बात हो या फिर भारत की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करने की बात हो। आने वाले समय की जो लड़ाई है वो एक अलग तरीके की लड़ाई है। वो गोली और बारूद की लड़ाई नहीं है, वो तकनीक की लड़ाई है, दिमाग की लड़ाई है। तो मैं आपसे बस इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने देश को सामर्थ्य बनाएं, सनातन को सामर्थ्य बनाएं, सक्षम बनाएं, ताकि आने वाले समय में जो लड़ाई होनी है हम अपनी युवा पीढ़ी को उसके लिए तैयार कर सकें, ताकि वे इस तकनीकी आधुनिकीकरण का जो एक काल आ रहा है उसमें उसका फायदा उठाते हुए भारत को दुनिया का सबसे विकसित देश बनाने के लिए आप सबका इस यज्ञ के अंदर योगदान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माँ। मैं पुनः आप सबों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने मुझे आज बुलाकर मुझे पे इतना इज्जत बख्शी। धन्यवाद।